17 और सेक्शन 47, 48, 49, 50 अगर ये पढ़ के चले जाते हैं तो इट मीन्स दैट रजिस्ट्रेशन एक्ट हैज़ बीन डन। रजिस्ट्रेशन एक्ट समझ लीजिए कंप्लीट हो गया है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो कोर एरिया है ये 4-5 सेक्शंस हैं, आप इनको पढ़ के जाएंगे मेन से पहले। सो मेरी एडवाइस क्या है, जब 5 सेक्शन ही पढ़ने हैं, जब मुझे 5 ही सेक्शन पढ़ने हैं तो मैं क्या करूँगा, इन पाँचों के पाँचों सेक्शंस को मैं वर्बैटिम याद कर सकता हूँ, ठीक है। आई विल नॉट बी रीडिंग द एंटायर रजिस्ट्रेशन एक्ट, मगर मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे उस पर भी सहूलियत चाहिए। सहूलियत इसमें नहीं लेनी है आपको, आपको क्या करना है 17, 18 और जो ये सेक्शंस हम करने वाले हैं, यू मस्ट बाय हार्ट दीज सेक्शंस। अभी माइनर एक्ट्स हम कर रहे हैं तो इन लॉज को परफेक्ट करते चलिए अपने, ठीक है। व्हाट वाज माय इनकैपेसिटी, आई हैव नॉट, मैंने क्या किया, पूरी रजिस्ट्रेशन एक्ट कंप्लीट करी है, कवर टू कवर अपने लॉ को पढ़ा है, ठीक है। सो उससे कोई मकसद, उससे कोई रिजल्ट ही नहीं मिला मुझे, ठीक है। क्या होता है इससे कि टाइम वेस्ट भी हुआ, मैं उस टाइम को कहीं और इन्वेस्ट कर सकता था। आई वुड हैव परफेक्टेड माई GS और कोई लैंग्वेज पे मैं काम कर सकता, हालांकि वो सब चीज़ें चली गई हैं। आई एम नॉट रिग्रेटिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिवील माई प्लान। जो मेरे प्लान थे वो मैं शेयर करना चाहता हूँ, नेवर वर्क फॉर मी। हाँ, इसके बाद जब मैंने अपने आप को क्या नाम है उसका, जब मैंने चीज़ों को विजुअलाइज करा कि ये क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे हैं, तो इनको पढ़ने का फ़ायदा क्या है, एंड इट रियली वर्क फॉर माई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप प्लीज़ यही फॉलो करिए, प्लीज़ फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। नाउ प्लीज़ टेक आउट सेक्शन 47। सेक्शन 47 निकाल लीजिए, ठीक है। सेक्शन 47 जो है वो पार्ट 10 में मिलता है आपको। पार्ट 10 समझ लीजिए इसका कोर एरिया है, कोर एरिया ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। Effect of registration and non-registration. What is the effect of registration and non-registration? Section 47 पढ़ते हैं। The time from which registered document operates. The time from which registered document operates. A registered document shall operate. Please underline shall operate. A registered document shall operate from the time when it would have commenced to operate if no registration thereof has been required or made, and not from the time of its registration. एक बार फिर से पढ़ेंगे। A registered document shall operate from the time which it would have commenced. A registered document shall operate, so shall operate is the keyword. A registered document shall operate from the time when it would have commenced to operate if no registration thereof had been required or made, and not from the time of its registration, ठीक है। तो सेक्शन 47 सिर्फ एक डिक्लेयर कर रहा है, डिक्लेरेटरी प्रोविजन है। सेक्शन 47 क्या बोल रहा है कि अगर उस डॉक्यूमेंट में रजिस्ट्रेशन रिक्वायर नहीं होता, ठीक है। सो इस तरह से देखिए, इस डॉक्ट्रिन का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक, ठीक है। रिलेशन बैक। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ सेक्शन 47। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है, सपोज कोई डॉक्यूमेंट है जिसको आपने एग्जीक्यूट करा, एक आज पता नहीं था क्या इतना लेट, अभी तक लोग
ठीक है। हाँ, तो एक डॉक्यूमेंट हमने एग्जीक्यूट करा, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, स्टिपुलेशंस लिख लिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ दैट टाइम। तो हमने स्टिपुलेशन लिख दी अकॉर्डिंग टू लॉ। उसमें एक स्टिपुलेशन भी क्या है कि रजिस्ट्रेशन हैज़ टू बी डन, ठीक है। अगर ये लिखा होता कि मियर डिलीवरी इज इनफ टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैंने क्या किया, इस डॉक्यूमेंट को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। सो व्हाट इज द वर्थ ऑफ दिस डॉक्यूमेंट? दिस डॉक्यूमेंट merely proves the transaction. This document merely proves the transaction under section 91 of Indian Evidence Act. ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, एक डॉक्यूमेंट है, आई हैव एग्जीक्यूटेड अ डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। द डॉक्यूमेंट डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं थी उस डॉक्यूमेंट में। मैंने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं, मैंने डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करा और उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी कर दी, ठीक है। बिकॉज द लॉ स्टेट्स दैट mere by making a delivery the transaction will be complete. If I deliver the property, the transaction will be complete, ठीक है। So this executed document will be an evidence of transaction, evidence to prove the transaction under section 91 of Indian Evidence Act, ठीक है। So इसकी वर्थ सिर्फ ये है। Coming on to section 47, coming on to the doctrine of relation back. Doctrine of relation back का मतलब है a document has been executed for the purpose of transfer of any property, ठीक है। और let's say document has been executed, तो प्रोसेस क्या है, पहले डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसके बाद रजिस्टर्ड हुआ। एग्जीक्यूशन जो हुआ है 1 जनवरी को हुआ है, रजिस्ट्रेशन जो हुआ है वो 1 सितंबर को हुआ है, ठीक है। सो एक्चुअली जो राइट्स कन्वे हुए हैं, डॉक्यूमेंट हैज़ बीन गिवन इफेक्ट ऑन 1 सितंबर, द ट्रांसफर हैज़ बीन given effect, the document has been given effect on 1 September. Having said that, section 47 states that if I have to interpret as to when the actual conveyance has taken place, section 47 provides you with the answer that if the document wouldn't have required registration, from that date, means from the date of execution. So the day on which the document was executed, so registration, by making a registration, the effect will get related back to the day of execution, from the day of execution, ठीक है। So document registration कभी भी हो, document registration कभी भी हो, मगर from the date of execution the document will have an effect, ठीक है। So document will have an effect from the date of execution, not from the date of registration, okay। सेक्शन 47 का एक और मतलब है, दैट इज सेक्शन 47 हैज़ अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। सेक्शन 47 हैज़ अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो सेक्शन 47 का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो है, मगर सेक्शन 47 का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है
रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है वो इट इज़ नॉट इन द ट्रू सेंस. रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव लॉज आर दोज लॉज विच unsettle the rights which has accrued in the parties in the past, which has accrued in the parties in the past. ठीक है, जैसे 1907 की बात हो रही है. 1907 की बात हो रही है. 1907 में ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी. द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज मोर देन 100 रुपीज़. ठीक है, रजिस्ट्रेशन लेट से कंपलसरी था, मगर रजिस्ट्रेशन इन लोगों ने कराया नहीं. नॉट डन, रजिस्ट्रेशन वॉज नॉट डन. ठीक है, 1908 में लॉ आया आपका. 1908 में लॉ आया और बी के राइट्स को चैलेंज कर दिया गया that you have not acquired any interest, you have not acquired any interest because the rights are not properly conveyed by a registered deed. ठीक है, so 1908 act is not a retrospective laws. Retrospective laws are bad laws. Retrospective laws are not considered to be good laws. Prospective laws are considered to be good laws. Prospective laws are considered to be good laws. ठीक है, so retrospective laws are considered to be bad laws. इंडिया में तो रेट्रोस्पेक्टिव बनते ही नहीं है. सेक्शन 47 का जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है वो क्या है? डॉक्यूमेंट रिमेन्स द सेम, राइट्स रिमेन द सेम. It is by way of the authenticity provided by registration. It is by way of the authenticity provided by the registration. Even though the document became effective, from the date of registration, but when we have to find out the date on which the actual conveyance took place, it will be the date of execution. ठीक है, so document को effect कब मिला? रजिस्ट्रेशन से डॉक्यूमेंट को इफेक्ट मिला. हमने किया भी था ये चीज़, एक तो इफेक्ट और दूसरा एविडेंस. रजिस्ट्रेशन से दो चीज़ें मिलती हैं आपको. डॉक्यूमेंट से एक तो मिलता है रजिस्ट्रेशन से that the document become effective. दूसरा, the document can be used as an evidence. है ना, फर्स्ट क्लास में हमने ये चीज़ की थी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? The document will be effective from the date of registration. But if I have to find out actually the date when the actual conveyance took place, so the actual conveyance took place from the date of execution. ठीक है, सेक्शन 47 एक बार फिर से पढ़ते हैं. लेट्स हैव अ डिक्टेशन ऑन दिस. A registered document shall operate from the time which it would have commenced to operate if no registration thereof had been required or made, and not from the time of its registration. This is section 47. ठीक है, सेक्शन 47 में एक बात लिखिए आप पहले. The completion of document is understood when it is registered. The completion of document is understood from the day when it is registered. तो डॉक्यूमेंट कंप्लीट कब हुआ? डॉक्यूमेंट कंप्लीट तब हुआ जब वो रजिस्टर्ड हुआ. ठीक है, एंड ऑपरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट व्हेन इट इज ऑपरेटिव. सो द डॉक्यूमेंट इज ऑपरेटिव फ्रॉम द डे
फ्रॉम द डे ऑफ एग्जीक्यूशन, फ्रॉम द डे ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। सेक्शन 47, सेक्शन 47 प्रोवाइड्स अस द डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक, द डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक, द डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक। डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक का मतलब आप समझ गए। रजिस्ट्रेशन कभी भी कराओ, एग्जीक्यूशन के दिन से द डॉक्यूमेंट विल बी ऑपरेटिव, द डॉक्यूमेंट विल बी ऑपरेटिव फ्रॉम द डे ऑफ, द डॉक्यूमेंट विल बी ऑपरेटिव फ्रॉम द डे ऑफ रजिस्ट्रेशन। Sir, it is doctrine of relation back. रिलेशन बैक, basically. बैक बैक, ठीक है। जैसे ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बी को, अच्छा, ठीक है, और इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, ठीक है, हाँ, और कल को ए कहे कि इसमें कंसिडरेशन था, ठीक है, तो कल को ए कहे कि आपने मुझे पेमेंट नहीं की इसकी, इसके पास तो फिर कोई एविडेंस नहीं है ना। ए ने बी को डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, बता रहा हूँ ना, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन हुआ है, सिर्फ डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन हुआ है मगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। सो बी इज द ट्रांसफरी, ए इज द ट्रांसफरर। सो ए जो है बी से कह रहा है कि घर प्रॉपर्टी से निकलो बाहर, तो यहाँ पे उसके पोजीशन को सिक्योर करा जा सकता है, पोजीशन को बचाया जा सकता है। पोजीशन को बचाने के जो कुछ सेक्शंस हैं उसमें से एक सेक्शन है सेक्शन 6 ऑफ SRA, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ऐसा ही एक सेक्शन है सेक्शन 53A ऑफ TPA। आप लोगों ने भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ा नहीं है, इसलिए मैंने भी नहीं, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। 53A में उसके पोजीशन को आप बता सकते हो, ठीक है, बट व्हेन ओनरशिप हैज़ टू बी प्रूव्ड, ओनरशिप ऑफ क्लेम नहीं कर सकते, ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि रजिस्ट्रेशन हुई नहीं है, ठीक है। मगर हाँ, सुनो सुनो सुनो, मगर ये जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, मगर ये जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, इस एग्जीक्यूशन से आप क्या पूछ सकते हो, अगर ट्रांसफ़र प्रूफ करना है, ट्रांसफ़र को प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंट इस्तेमाल हो सकता है, ट्रांसफ़र को प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट यूज़ हो सकता है। मगर अगर राइट्स को प्रूव करने के लिए ये डॉक्यूमेंट इस्तेमाल नहीं होगा कि राइट्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, आंसर इज नो। अगर ट्रांजैक्शन प्रूफ करना है तो ट्रांजैक्शन के लिए ये डॉक्यूमेंट यूज हो सकता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर परफेक्टिंग द टाइटल। यस यस यस, परफेक्टिंग द टाइटल, डॉक्यूमेंट को इफेक्ट देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है वो आप करिए। अब जैसे डिलीवरी भी हो रही है, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो मियर डिलीवरी इज इनफ, मीन्स इफ द ट्रांसफरी इज reinstated ऑन द प्रॉपर्टी बाय गिविंग द possessory टाइटल, द ट्रांसफर इज complete. But when it comes to immovable property, the document will be complete by registration. So डॉक्यूमेंट को पहले आप रजिस्टर्ड कराइए तो डॉक्यूमेंट कंप्लीट होगा, फिर उसका इफेक्ट चेक करना है तो इफेक्ट के लिए एग्जीक्यूशन की डेट आप देख लो। टाइम पे विटनेस भी प्रूव कर सकते हैं कि बिल्कुल witness है बिल्कुल हमारा। बिल्कुल, एग्जीक्यूशन के टाइम पे विटनेस होते हैं। सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अटेस्टेशन के बारे में बताता है। अटेस्टिंग विटनेसेस होते हैं, तो अटेस्टेशन क्या होता है, जब डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है ना, तो डॉक्यूमेंट जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो अटेस्टिंग विटनेसेस वहाँ पे हैं, तो अटेस्टिंग विटनेसेस को बुलाइए, आप पूछिए उनसे कि ये डॉक्यूमेंट किसने किससे एग्जीक्यूट करा है। तो इससे कोई टाइटल प्रूव नहीं हो रहा है, इससे क्या प्रूव हो रहा है, सिर्फ ट्रांसफर, कि देयर वाज अ ट्रांसफर, अ बार्गेन हैपेंड, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ प्रूव नहीं कर सकते आप। ये सेक्शन 50 बोलता है, पढ़ेंगे अभी हम थोड़ी देर में। और अगर सर हम ओनरशिप की बात करेंगे तो वो इलीगल हो जाएगी, है ना, उस टाइम। ओनरशिप नहीं है, हाँ, वो प्रूव नहीं हो पाएगी और इलीगल हो जाएगी। ओनरशिप नहीं हो पाएगी, हाँ, ठीक है। ओके, लिखिए।
Section 47 provides. Section 47 provides. Section 47 provides that a document which is required by law to be registered, a document which is required by law to be registered, a document required by law to be registered shall operate from the time when it was executed. Shall operate from the time when it was executed. ठीक है? It means that if a document has been executed, and the possessory title of the transferee has been challenged by a third party, the possessory title of the transferee is challenged by a third party, and subsequently the document is registered, the interest of the transferee will be safeguarded. Because of the fact that even though the document is not complete, even though the document was not complete, when the challenge by the third party was initiated upon the transferee, when the क्या था मैंने बताना एक बार फिर से, when the challenge was initiated upon the transferee, by the third party is initiated upon the when the challenge by the third party was initiated upon the transferee, so although the document was incomplete, but when it was registered according to the law, it becomes operative from the day of execution. Sir, please repeat from here. The possessory title of the transferee is challenged by a third party. The possessory title of the transferee, is challenged by a third party. Yes. Okay. So although the document was challenged by the third party, okay, after that या फिर subsequently the document is registered. ठीक है? ऐसे लिखिए, the claim of the third party will not sustain. The claim of the third party will not sustain because of the fact that when the challenge was initiated, by the third party,
when the challenge was initiated by the third party, although the document was not complete, although the document was not complete, although the document was not complete, but upon its completion, but upon its completion, but upon its completion, that is by registration, but upon its completion, upon its completion, that is by registration, it becomes operative from the day of execution. It becomes operative from the day of execution. It becomes operative from the day of execution. ठीक है? Doctrine of relation back. ठीक है. अब सेक्शन 48 पढ़ेंगे. सेक्शन 48 से पहले मैं एक प्रिंसिपल समझाना चाहता हूँ. सेक्शन 48 पढ़ेंगे आप. देखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कुछ प्रोविजंस हैं. जैसे एक है सेक्शन 48 ऑफ टीपीए और 48 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट. दोनों सेम सेम लगते हैं, मगर मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है दोनों में. सेक्शन 48 ऑफ टीपीए पढ़ाऊंगा अभी मैं. टीपीए ऐसे ही सेक्शन 78 ठीक है. ये दोनों प्रोविजंस क्या बोलते हैं? फर्स्ट इन टाइम इज गुड इन लॉ. जैसे ए है, ए ने प्रॉपर्टी मॉर्गेज की बी को, या फिर ए ने बी को दी डेट, सॉरी बी ने ए को डेट दी. सो बी इज द क्रेडिटर एंड ए इज द डेटर. ठीक है. सो ए इज द डेटर. ऐसे ही सी ने ए को वो दिया, डेट दिया. ऐसे ही डी, ऐसे ही ई, ठीक है, ऐसे ही एफ. ये सारे के सारे डेटर्स हैं. बी सी डी एफ आर द क्रेडिटर्स. ये सारे के सारे क्रेडिटर्स हैं. तो बी की जो क्रेडिट है, बी का जो डेट है, वो सी के ऊपर प्रायोरिटी है. सी का जो डेट है वो डी के ऊपर प्रायोरिटी है. डी का जो डेट है वो ई का. मतलब जब ए को चुकाना होगा, ए को जब चुकाना होगा तो सबसे पहले बी का चुकाएगा, फिर सी का, फिर डी का, फिर ई का, फिर एफ का. ठीक है, इस तरह से चुकाएगा. दिस इज़ द रूल ऑफ प्रायोरिटी. दिस इज़ द रूल ऑफ प्रायोरिटी. ठीक है. इसको इस तरह से भी देख सकते हैं. अगर ए फाइनली एक्स को प्रॉपर्टी सेल ऑफ कर देता है, द प्रोसीड्स ऑफ द सेल विल बी यूज्ड इन एग्जॉस्टिंग बीज डेट फर्स्ट, देन सीज डेट, देन डीज डेट, देन ईज डेट, देन एफ्स डेट. तो इन सारी की डेट्स को आपको सब्सिक्वेंटली वो इन ऑर्डर. तो फर्स्ट इन टाइम इज गुड इन लॉ. तो पहली डेट जो हुई है फर्स्ट इन टाइम इज गुड इन लॉ. ये जो सबसे पहले पहुंच गई वो फर्स्ट इन टाइम है, एंड फर्स्ट इन टाइम इज गुड इन लॉ. दिस इज सेक्शन 48 ऑफ टीपीए. सेक्शन 48 ऑफ टीपीए. ठीक है. अब एक बार हम पढ़ते हैं सेक्शन 48 रजिस्ट्रेशन एक्ट का. रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी व्हेन टू टेक इफेक्ट अगेंस्ट द ओरल एग्रीमेंट. ठीक है. सो फर्स्ट इन टाइम इज गुड इन लॉ. ओके. सबसे पहला एक्सेप्शन सेक्शन 47. सबसे पहला एक्सेप्शन जो है 48 ऑफ टीपीए का 47. फर्स्ट इन टाइम इज गुड इन लॉ. नो. गलत बोल रहा हूँ मैं. सेक्शन 48 है या 48 लिखना है. ठीक है. तो 48 ऑफ टीपीए का जो एक्सेप्शन है 48 ऑफ आरए रजिस्ट्रेशन. लास्ट इन टाइम इज गुड. लास्ट इन टाइम इज गुड कैसे? वो ऐसे एक डॉक्यूमेंट है, it is not required by law to be registered. There is a document which is not required by law to be registered.
अब उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड दो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक तो नॉन रजिस्टर्ड है मगर एग्जीक्यूटेड है, एक है रजिस्टर्ड। सो एग्जीक्यूशन होना ही काफ़ी था, मगर उस डॉक्यूमेंट को आपने क्या किया, रजिस्टर्ड भी करा दिया। सो ऐसे में रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट विल प्रिवेल ओवर द एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट। लास्ट इन टाइम इज गुड इन लॉ, लास्ट इन टाइम इज गुड इन लॉ, ठीक है। तो ऐसे में जो आखिरी जो डॉक्यूमेंट है, रूल ऑफ प्रायोरिटी जो है, सो रूल ऑफ प्रायोरिटी इज अनसेटल्ड बाय सेक्शन 48 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। एक बार सेक्शन 48 पढ़ते हैं, सेक्शन 48 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट निकाल लीजिए। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी when to take effect against the oral agreements, when to take effect against the oral agreements, okay। all non-testamentary documents, non testamentary documents मैंने आपको बता रखे हैं। non testamentary documents are those documents, non testamentary documents की खास बात क्या होती है, non testamentary documents एक तो इमीडिएट होते हैं, दूसरा इररिवोकेबल होते हैं। इररिवोकेबल अगर कंप्लीट हो जाए, अगर वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो इमीडिएट है, जैसे ही उसका डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करोगे वैसे वो इमीडिएट हो जाएगा। दूसरा इररिवोकेबल होता है, इररिवोकेबल, ठीक है। इररिवोकेबल का मतलब है दोनों पार्टी अपने रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस को रिवोक नहीं कर सकते, उनके पास सिर्फ एक राइट है, that both of them will go to the court for cancellation of the document। तो टेस्टमेंटरी नॉन टेस्टमेंटरी डॉक्यूमेंट्स की ये खास बात होती है, नॉन टेस्टमेंटरी डॉक्यूमेंट्स को आप कैंसिलेशन के लिए डालते हैं अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आप उसको कैंसिल कराते हैं, ठीक है, कैंसिलेशन इज पॉसिबल, ओके। सो registered document relating to the property when to take effect against the oral agreement, all non testamentary documents duly registered under this act, non testamentary documents duly registered under this act and relating to any property movable or immovable shall take effect against any order, shall take effect against any oral agreement or declaration, shall take effect against any oral agreement or declaration relating to such property unless where the agreements or declaration has been accompanied or followed by the delivery of possession and the same constitutes a valid transfer under any law for time being in force, ठीक है। So section 48 of registration act is exception to section 48 of transfer of property। एक पहला पॉइंट तो यही लिख लीजिए आप, section 48 of registration act is section 48 of registration act is exception to section 48 of registration act, transfer of property। section 14 of RA is exception to section 48 of TPA, ठीक है। सेकेंड एक्सेप्शन कहाँ पे है इसका, सेकेंड एक्सेप्शन इज सेकेंड प्रोवाइजो, सेकेंड एक्सेप्शन इज द प्रोवाइजो टू सेक्शन 48। प्रोवाइजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट अ मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डीड्स, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स में एक्चुअल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट रिक्वायर्ड, गिविंग द एक्चुअल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज वाई दीज टाइप ऑफ मॉर्गेजेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विटेबल मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज, ठीक है। मॉर्गेज बाय डिपॉजिट और टाइटल डीड्स में रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एग्जीक्यूशन भी ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, एग्जीक्यूशन भी ज़रूरी नहीं है। प्रोवाइडेड दैट अ मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स एज डिफाइंड इन सेक्शन 58 ऑफ द TPA shall take effect against any mortgage deed subsequently executed and registered which relates to the same property, ठीक है। इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले पूरा सेक्शन पढ़ते हैं। नॉन टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट्स ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट and relating to any property whether movable or immovable shall take effect against any oral agreement or declaration
रिलेटिंग टू सच प्रॉपर्टी। ठीक है, सो यही बात है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट विल प्रिवेल ओवर एनी ओरल और एनी डेक्लेरेटरी स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की जो खास बात है वो क्या है, रजिस्ट्रेशन लीड्स टू ऑथेंटिसिटी। रजिस्ट्रेशन विल गिव ऑथेंटिसिटी टू द डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये है खास बात, राइट। रजिस्ट्रेशन से सबसे बड़ा फायदा क्या है, ऑथेंटिसिटी, जिसकी हम कहते हैं इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट मिल रहा है डॉक्यूमेंट को। ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या है, दिस डॉक्यूमेंट कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस। तो इसको एविडेंस की तरह भी यूज कर सकते हो आप। सेक्शन 48 क्या बोल रहा है, 48 ये बोल रहा है, पास्ट में एक ओरल एग्रीमेंट हुआ है या फिर एक डिक्लेरेशन है जो लिखा गया है। एक ओरल एग्रीमेंट है या फिर एक डिक्लेरेशन जो लिखा गया है। सब्सिक्वेंटली क्या है, एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आएगा, तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट विल सुपरसीड this oral agreement and this declaration. This is what is provided by section 48. Section 48 has two exceptions. Section 48 के अपने आप में दो exceptions हैं। Section 48 के दो exceptions कहाँ पे, एक तो बॉडी में है और दूसरा प्रोवाइजो में। ठीक है, प्रोवाइजो में 48 का जो मेन बॉडी का वो क्या बोलता है, अनलेस वेयर द एग्रीमेंट और डिक्लेरेशन हैज़ बीन अकम्पनीड और फॉलोड बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें आपने डिक्लेरेशन दिया प्लस डिलीवरी दे दी, इससे क्या हो गया, ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया। तो ऐसे में सेक्शन 48 बिकम्स रिडंडेंट। सिमिलरली सेक्शन 58 ऑफ टीपीए में क्या बताया गया है, डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डीड्स। डिपॉजिट और टाइटल डीड्स पे क्या हुआ, आपने टाइटल डीड जमा कर दी, टाइटल डीड जमा करते ही मॉर्गेज कंप्लीट हो गया। अब सब्सिक्वेंटली आप किसी और व्यक्ति को मॉर्गेज दे रहे हो प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहे हो, सो इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द प्रीवियस मॉर्गेज विल बी रिकॉग्नाइज्ड over the subsequent mortgage, even though the subsequent mortgage has been done by a registered deed. एक बार देखिए कैसे बना रहा हूँ मैं डायग्राम। सो बॉडी वाला जो है वो बताता हूँ, बॉडी वाला क्या है, हमने ओरल एग्रीमेंट किया प्लस डिलीवरी कर दी। ट्रांसफर की रिक्वायरमेंट क्या थी, ट्रांसफर कुछ इस तरह का होगा, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेस देन 100 रुपीज़। तो ऐसे में क्या है, रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, रजिस्ट्रेशन इज रादर ऑप्शनल। सो आपने क्या किया, आपने ओरल एग्रीमेंट किया और ओरल एग्रीमेंट करने के बाद आपने डिलीवरी कर दी, तो ट्रांसफर इज कंप्लीट। ठीक है, अब सब्सिक्वेंटली क्या होता है, सब्सिक्वेंटली उसी प्रॉपर्टी का नाम है P1, ठीक है। अब P1 ये प्रॉपर्टी किसके बीच में गई है, A और B, ठीक है। सब्सिक्वेंटली क्या होता है, A और C के बीच में रजिस्टर्ड डीड होती है, ठीक है। तो रजिस्टर्ड डीड विल प्रिवेल ओवर दिस ट्रांसफर, this will be more effective, ठीक है। So the exception of the main body, the exception present in the main body provides that since the previous transfer is complete, section 48 is not applicable in this case। पहला एक्सेप्शन ये हो गया। दूसरा एक्सेप्शन आपको मिलता है प्रोवाइजो।
प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 48 वो क्या कहता है? डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स की मॉर्गेज में क्या होता है? आप क्या करते हो? टाइटल डीड्स ट्रांसफरी को दे देते हो, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि एग्जीक्यूशन भी ज़रूरी नहीं है, एग्जीक्यूशन भी ज़रूरी नहीं है। देखो क्या लिखा है, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स एज डिफाइंड इन सेक्शन 58 और टीपीए शैल टेक इफेक्ट अगेंस्ट एनी मॉर्गेज डीड सब्सिक्वेंटली एग्जीक्यूटेड एंड रजिस्टर्ड विच रिलेट्स टू द सेम प्रॉपर्टी। सो उसमें रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं है, उसमें एग्जीक्यूशन की भी ज़रूरत नहीं है। आपने क्या किया, वो डॉक्यूमेंट दूसरे को पेश कर दिए, किसको? मॉर्गेजी को पेश कर दिए। एंड इन ल्यू ऑफ दैट प्रेजेंटेशन यू हैव ऑब्टेन्ड अ कंसिडरेशन, you have obtained a mortgage debt, you have obtained a mortgage debt। ऐसी तो होता है, जैसे A है, A ने B को, A is the debtor, B is the creditor। so B ने क्या किया? B ने 10,000 रुपीज़ दिए और A ने क्या किया? टाइटल डीड्स, ठीक है। सो दिस इज एन इक्विटेबल मॉर्गेज, यू डू नॉट रिक्वायर एग्जीक्यूशन, रजिस्ट्रेशन भी मत करो। subsequently what happens, the property has been given in another mortgage, let's say mortgage by conditional sale। A ने C को फिर से mortgage कर दी प्रॉपर्टी। so if I have to choose between two mortgages, this will remain effective because of the fact that this mortgage is complete in itself, दिस विल बी गिवन अ प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं। सो रूल ऑफ प्रायोरिटी इस केस में अवेलेबल होगा, अदरवाइज सेक्शन 48 की जो मेन बॉडी है उसमें रूल ऑफ प्रायोरिटी इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछिए इसमें। सर हाँ सर, ये प्रोवाइजो वाला जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया, एक बार इसको दोबारा रिपीट कर दीजिए। ठीक है। देखो ये दो मॉर्गेजेस हैं। जो पहली मॉर्गेज है वो क्या हुआ? पहली मॉर्गेज इज मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डीड्स। इसमें क्या होता है? एग्जीक्यूशन भी ज़रूरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब दूसरी मॉर्गेज है, लेट्स से मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, ठीक है। इसमें रजिस्ट्रेशन भी कराओ, एग्जीक्यूशन भी कराओ, दोनों ज़रूरी है। अब सी जो है ना, सी कह रहा है कि मेरी जो डेट है उसको प्रायोरिटी दो, क्योंकि मैंने क्या किया है? रजिस्टर्ड कराया, मैंने रजिस्ट्रेशन कराया। सो दिस रजिस्ट्रेशन विल बी ऑफ नो इफेक्ट सिंस बाई सेक्शन 48 दिस ट्रांसफर इज कंप्लीट, this transfer is already complete। So section 48 of registration act declares that if the first mortgage has been given by mortgage by title deeds, any claim of the subsequent mortgagee that the subsequent mortgage has been done by a registered document will have no effect over the prior mortgage, prior mortgage को क्या बोलते हैं? प्यून mortgage या मीन mortgage? सर मेन मॉर्गेज, पहली मॉर्गेज को बोलते हैं मीन मॉर्गेज, यस सर। और दूसरी मॉर्गेज को क्या बोलते हैं? प्यून मॉर्गेज, ठीक है। आगे समझ में? यस सर। ठीक है। लिखिए, Section 48 of Transfer of Property Act, Section 48 of Transfer of Property Act, Section 48 of Transfer of Property Act provides the theory of priority,
according to which first in time is good in law, according to which the debt entered first in time is good in law, according to which the debt entered first in time is good in law. ठीक है. Same theory is given under section 47 of Registration Act. Same theory is given under section 47 of Registration Act. Same theory is given under section 47 of Registration Act, according to which the documents, सेक्शन 48 है ना वो तो. सुनो, लिखो पहले. According to which same theory is given under section 47 of Registration Act. Same theory is given under section 47 of Registration Act, according to which document firstly executed will prevail. Document firstly executed will prevail. No matter when it is registered. It means date of registration is not important. Rather the date of execution is. ठीक है. Okay. The points which flow from section 47 are as follows. The point which flow from section 47 are as follows. तो first point is date of execution. लिखिए इसके बारे में. First point is date of execution. A registered document to operate from the date of execution. The registered document to operate from the date of execution. And not from the date of registration. ये पहला पॉइंट हो गया. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. ठीक है. रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के बारे में क्या है? Registration has a retrospective effect. Registration has a retrospective effect. Registration has a retrospective effect. This theory is operative. From 1867. This theory is operative from 1864. The earlier law was registered document to operate from the date of registration. 1864 से ये लॉ चल रहा है हमारा. ठीक है. सो 1864 से
1864 onwards, 1864 onwards, 1864 से ये लॉ चल रहा है। उससे पहले क्या लॉ था? जिस दिन रजिस्टर्ड कराओगे, जिस दिन डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराओगे उसी दिन से वो ऑपरेटिव होगा। ठीक है, इस पे एक इलस्ट्रेशन लिखिए। A sold an immovable property to B. A sold an immovable property to B. A sold an immovable property to B. A sold an immovable property to B on 1st January 2010. On 1st January 2010. Sale deed registered on 1st March 2010. Sale deed registered on 1st March 2010. Time of operation of sale deed will be first time of operation of the sale deed. Time of operation of the sale deed. Time of operation of the sale deed from 1st January. Time of 1st January 2010, because of the retrospective effect of registration. Because of the retrospective effect of the registration. ठीक है। Third point is clash of two documents. Clash of two documents. ठीक है। If there is a clash of two documents, clash of two documents. If there is a clash of two documents, both the documents are registered. If there is a clash of two documents, if there is a clash of two documents, both the documents are registered, the document which was firstly executed, the document which was firstly executed the document which was firstly executed will prevail over the other. First document 1st January, सेम चीज़ है बिल्कुल. सेकेंड डॉक्यूमेंट 3rd January. फर्स्ट डॉक्यूमेंट 1st March रजिस्ट्रेशन. सेकेंड डॉक्यूमेंट 1st March registration. This document to prevail. This document to prevail. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रूल ऑफ प्रायोरिटी का. दिस रूल इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 47. याद रखिएगा सेक्शन 47. एक नॉन टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट जो होता है वो प्रिवेल कैसे करता है. नॉन टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट becomes operative immediately. ठीक है. सो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ऑपरेटिव इमीडिएटली, ये वाला डॉक्यूमेंट है ऑपरेटिव इमीडिएटली. ठीक है. तो अब ये दोनों डॉक्यूमेंट्स, ये कौन कैसे होते हैं डॉक्यूमेंट्स, ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स है. D1 ये एक बाप है जो मृत्यु आश्रित है. मृत्यु आश्रित मतलब डेथ बेड पे है, वो ऐसा होता है.
कई बार हमने सुनी है कहानी। तो सन 1 जो है S1, ये भी एक डीड कर, एक अपने नाम से ट्रांसफ़र डीड बनवाता है, और ये जो सन 2 है ये भी बनवा देता है। ये वाली प्रिवेल हो रही है, ठीक है। प्रॉपर्टी कौन सी है, याद रखना, प्रॉपर्टी सेपरेट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी सेपरेट प्रॉपर्टी है। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो ये दोनों के दोनों पार्टीशन क्लेम करेंगे, है ना। ये सेपरेट प्रॉपर्टी है, बाप की जो है ये सेपरेट प्रॉपर्टी है। सेपरेट प्रॉपर्टी को आप विल से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेपरेट प्रॉपर्टी को आप किसी भी नॉन टेस्टामेंट्री ट्रांसफ़र से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एक्सक्यूज मी सर, आप पूछिए। इन केस जैसे अभी डॉक्यूमेंट 2 है और जो अगर इसकी रजिस्ट्रेशन होती है वो इन द मंथ ऑफ फेब में हो जाती है, लाइक 20th फेब हो गई, तो तब भी डॉक्यूमेंट 1 विल प्रिवेल क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन पहले हुआ। यस और नो? यस यस, एब्सोल्युटली। ओके, बस यही कंफर्म। ये वाला point भी add कर लीजिए। रजिस्टर कैसे हो जाएंगी एक टाइम में? हाँ, रुक जाओ एक मिनट। ये वाला पॉइंट ऐड करो पहले। ये क्वेश्चन किसने पूछा था अभी मुझसे? सर कहकशा। हाँ, वेरी गुड। तो कहकशा का वाला पॉइंट भी ऐड कर लो, बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर D2 जो है वो 28 तारीख को भी अगर रजिस्टर्ड हुआ है तब भी D1 ही प्रिवेल करेगा, बिकॉज D1, हाँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि सेम प्रॉपर्टी की बात हो रही है, सेम टाइप ऑफ ट्रांसफ़र की बात हो रही है, ठीक है। सेम टाइप ऑफ ट्रांसफ़र, सेम प्रॉपर्टी इन्वॉल्व, ठीक है। ऐसा ना हो कि D1 इज रिलेटेड टू लीज, D2 इज रिलेटेड टू मॉर्गेज, ये एक गलत बात है। D1 और D2 में सेम ट्रांसफ़र है, सेम प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ठीक है। तभी क्लैश होगा, क्लैश ऑफ टू डॉक्यूमेंट्स, दोनों डॉक्यूमेंट्स में से मुझे किसी एक डॉक्यूमेंट को चुनना है, ठीक है। ऐसा ना हो। हाँ, एंड जस्ट बटिंग इन इसी केस में, लेकिन अगर चैलेंज हो जाता है 1 मार्च के पहले, अच्छा, तब फिर ये वाला नहीं करेगा, 1 मार्च से सेकंड डॉक्यूमेंट करेगा, क्योंकि तब वो वाला पॉइंट आएगा कि एक रजिस्टर्ड है एक नॉट रजिस्टर्ड है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि D2 जो है ना वो 1 मार्च को रजिस्टर्ड होगा, ठीक बात है। तो ऐसे में जो है वो 48 का जो 48 का जो मेन बॉडी है वो प्रिवेल कर जाएंगे आप। ये वाला पॉइंट भी ऐड कर लीजिए, वेरी गुड। ये वाला पॉइंट भी वंडरफुल पॉइंट है। सो ऐसे में क्या है, समझा ही देता हूँ आपको। ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, देखो, वन थिंग विल लीड टू अनदर। ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको दिया है, ये पॉइंट मैंने सिर्फ उसी पॉइंट को आप कंसिडर करिए अभी जिस दिन दोनों डॉक्यूमेंट्स एक दिन रजिस्टर्ड हो रहे हैं, ठीक है। दोनों डॉक्यूमेंट जिस दिन एक दिन रजिस्टर हो रहे हैं, जैसे 1 मार्च को मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। सो 1 मार्च के केस में 1 जनवरी वाला जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिवेल कर रहा है, ठीक है। फिर सेकेंड कंडीशन हमने कंसिडर करी है अबाउट क्या नाम है उसका, when document 2 was registered on 28 Feb, 28 फरवरी को वो डॉक्यूमेंट 2 रजिस्टर्ड हुआ, ठीक है। सो एग्जीक्यूशन मैटर्स, सेम राइट की बात हो रही है, सेम राइट की बात हो रही है। तो ऐसे में D1 विल प्रिवेल, मगर 47 का एम्बार्गो लगा हुआ है। उसमें 47 का एम्बार्गो क्या कहता है कि ऐसे केस में अगर चैलेंज होता है और D1 कभी रजिस्टर्ड ही ना हो तो D2 विल प्रिवेल ऑलवेज। मगर if D1 gets registered subsequently, the document become operative from 1 जनवरी, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है जो सेकंड केस मैंने बताया कि when the document is registered on 28th of March, D2 is registered on 28th March, एक बना ही देता हूँ उनको। when the document is registered, इस क्लास के इसके बाद हम क्लास वाइंड अप करेंगे। देखो, पहला केस देख लेते हैं D1 का, दूसरा केस है D2 का, ठीक है। सो 1 जनवरी, दूसरा हो गया 3 जनवरी, 1 मार्च को हुआ है, और दूसरा है 28 फेब। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है,
कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिवेल करेगा? ऐसे में ये डॉक्यूमेंट प्रिवेल नहीं करेगा, ये डॉक्यूमेंट प्रिवेल करेगा। क्यों? अगर D1 कभी रजिस्टर्ड ही ना हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट कभी रजिस्टर्ड ही ना हो, मगर व्हेन D1 गेट्स रजिस्टर्ड सब्सिक्वेंटली दिस डॉक्यूमेंट विल बी गिवन द प्रायोरिटी। ठीक है, इसके बारे में एक और चीज़ दिख लीजिए। सपोज सूट इज पेंडिंग, ठीक है, सब जुडिस मैटर है, सब जुडिस मैटर है, और सब जुडिस मैटर के टाइम पे ये रजिस्टर्ड हो जाता है, तो ऐसे में दिस डॉक्यूमेंट विल प्रिवेल ओवर दिस डॉक्यूमेंट। सब जुडिस मैटर में भी ये प्रिवेल कर जाएगा। ठीक है, सो अगर मुझे इफेक्ट जानना है तो इफेक्ट इज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। एक पॉइंट लिख लीजिए उसके बाद। सो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, एक देख लेते हैं, कुछ लिख सकते हैं। सेक्शन 47 और 48 की मेन बॉडी हमने अभी कंप्लीट करी है। कोई मुझे 48 रिवाइज करा के दिखाओ एक बार, कौन बताएगा? रिया। हेलो रिया, आर यू देयर? यस सर। रिया एक्सप्लेन 48। तो मुझे अभी तक एक्चुअली समझ नहीं आया आपकी। अच्छा, आफिश। ऑनलाइन क्लास जैसे शुरू हुई है, क्लास के स्टार्स जो है बिल्कुल मेलो डाउन हो गए हैं। सिद्धार्थ सर, बताओ। मैं आए? हाँ प्लीज, जो भी है बताओ। कौन बता रहा है? सर मैं सर सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नहीं। कौन बता रहा है? सर शैल आई हाँ बताओ, कौन बोल रहा है? समीक्षा। बताओ समीक्षा। Sir, Section 48 provides the theory of priority, according to which the debt enter first in time is good in law. ठीक है। The same theory is given under Section 47 of Registration Act, according to which document firstly executed will prevail no matter when it is registered. ठीक है। It means date of registration is not important, rather than the date of execution is. 48 बताओ मुझे, मैं 48 जाना चाह रहा हूँ। Sir, this is theory of priority only. हाँ, वो नहीं, 48 बताओ ना। 48 सेक्शन 48 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात कर रहा हूँ, टीपीए की नहीं। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी जो है वो कहाँ मिलती है? सेक्शन 48 ऑफ टीपीए में। Yes. और सेक्शन 47 ऑफ आरएम। ठीक है, इसका एक्सेप्शन कहाँ है? इसका एक्सेप्शन है 48 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। Registration. चलो सिट बताओ। सर जो सेक्शन 46 है वो बेसिकली एक्सेप्शन है 48 ऑफ टीपीए का। तो इसके अंदर जो एक्सेप्शन है वो दो तरीके से दी गई है 48 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट में। पहले लॉ तो बताओ, एक्सेप्शन में पहुंच गए पहले ही। तो सर बेसिकली जो 48 सेक्शन है रजिस्ट्रेशन एक्ट का वो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता है, जो कि इमीडिएटली एंड इररिवोकेबल है। ठीक है। जो रजिस्टर जो इसमें ड्यूली रजिस्टर्ड होगी इस एक्ट के अंदर, हाँ, कि जो कि मूवेबल भी हो सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी है। हाँ। और इसमें सब्सिक्वेंट क्या बोलेंगे, सब्सिक्वेंट एक्शन जो भी हुआ है वो उसको छोड़ के जो प्रायर एक्शन है, जो मैंने ट्रांजैक्शन है वो प्रिवेल करेगी बेसिकली इसमें। तो इसकी एक्सेप्शन हमें इसकी बॉडी और प्रोवाइजो में मिलती है। 48 में क्या बोला है? 48 ये बोलता है, 48 की ऐसा समझो एक बॉडी है, उस बॉडी में एक एक्सेप्शन मिल जाता है और दूसरा एक्सेप्शन मिलता है तुम्हें प्रोवाइजो में। ठीक है, बॉडी क्या कहती है? बॉडी ये कहती है कि सपोज एक डॉक्यूमेंट है D1 और ओरल है, वो ओरल है, ओरल ट्रांजैक्शन है, और सब्सिक्वेंटली जो है वो एक डॉक्यूमेंट है, और लॉ रिक्वायर नहीं करता कि दैट द ट्रांजैक्शन हैज टू बी रजिस्टर्ड इनटू राइटिंग, हैज टू बी एग्जीक्यूटेड इन राइटिंग। सो पहला जो ट्रांजैक्शन है वो ओरल है,
और जो सब्सिक्वेंट है वो डॉक्यूमेंट है, तुमने क्या किया, उसको रजिस्टर्ड करा दिया। सो ऐसे में दिस डॉक्यूमेंट विल प्रिवेल ओवर ओरल एग्रीमेंट, ये कहता है सेक्शन 48। दैट इज वाई सेक्शन 48 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट इज एन एक्सेप्शन ओवर सेक्शन 48 इज एन एक्सेप्शन ओवर सेक्शन 47 और सेक्शन 48 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, इसका फर्स्ट एक्सेप्शन जो बॉडी में मिलता है वो क्या है? फर्स्ट एक्सेप्शन बोलता है कि अगर तुमने ओरल ट्रांसफर करा है, यहाँ पे लिखता हूँ, ओरल ट्रांसफर करा है प्लस उसके साथ तुमने क्या कर दिया, डिलीवरी कर दी है, उसके साथ तुमने डिलीवरी कर दी है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुमने ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दिया है। अब कंप्लीट कर दिया है तो भाई सब्सिक्वेंटली अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी आ जाए तो इस राइट को अनसेटल नहीं कर सकता कोई भी चीज़। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट एक्सेप्शन। सेकेंड एक्सेप्शन है मॉर्टगेज बाय टाइटल डीड्स, मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डीड्स। इसमें ना तो एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है ना तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, तो ये अपने आप में कंप्लीट होती है जैसे तुम टाइटल डीड दूसरे को डिलीवर कर देते हो। अब सब्सिक्वेंटली तुमने क्या किया, एक मॉर्टगेज डीड बनाई, वो भी बाय रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट से, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो मॉर्टगेज है इट विल बी गिवन प्रायोरिटी ओवर। ठीक है, ये मतलब है। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए किसी को। देखो टीपीए के मैं कुछ सेक्शंस भी मार्क कराऊंगा आपको। सो जब डाउट क्लास करेंगे ना, कल की डाउट क्लास रहने दो, और इसी बीच में मैं क्या करूँगा, ग्रुप पे मैं डाल दूँगा। और अभी मैं कल शाम तक आपको एक तो टीपीए के बचे हुए क्वेश्चंस भेज दूँगा और 2 मॉडल आंसर्स भेज दूँगा। दैट्स इट। ओके, आपने कहा कि क्लैश ऑफ टू डॉक्यूमेंट, हाँ क्या 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 फिर से बोलो। उसमें क्लैश ऑफ टू डॉक्यूमेंट्स, हाँ हाँ ठीक है, उसमें क्या है, एक प्रॉपर्टी है, हाँ। सेम प्रॉपर्टी है, तो उसमें नवीन तेरी आवाज़ कट रही है, कैसे? आवाज़ कट रही है बेटा। जैसे एक प्रॉपर्टी है, हाँ, ठीक है, वो 2 बार कैसे रजिस्टर हो जाएगी? एक प्रॉपर्टी है P1, वो क्या हो गई, ए एंड बी दोनों रजिस्टर करवा रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन 2 बार कैसे हो जाएगी? क्लैश ऑफ टू डॉक्यूमेंट्स हो गया ना। ये फादर है, फादर के साथ सन 1 गया, फादर के साथ सन 2 गया। मैंने क्या बोला कि एक ही रजिस्टर्ड ऑफिस में डिफरेंट हो सकते हैं ना रजिस्टर्ड ऑफिस, वो तो सन 1 और सन 2 मैनेज करेंगे जैसे भी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये भी देखो ना, ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो गया है, ये वाला डॉक्यूमेंट भी रजिस्टर्ड हो गया है, और ये चैलेंज ही किसके पास आया है, इस रजिस्ट्रार के पास आया। सो रजिस्ट्रार जो है यहाँ पे सॉर्ट आउट करेगा कि किस डॉक्यूमेंट को कंसिडर करा जाए। तो यहाँ पे सेक्शन 47 से ये क्वेश्चन को सॉल्व करेगा रजिस्ट्रार। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात है यहाँ पे सेल की बात नहीं हो रही है नवीन, यहाँ पे मॉर्टगेज भी तो हो सकता है। फादर ने जो सेपरेट प्रॉपर्टी है वो सन 1 को मॉर्टगेज कर दिया, ऐसे ही फादर ने सन 2 को मॉर्टगेज कर दिया। लीज की बात भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैंने सेल की बात थोड़ी ना करी है। बात यह है कि दोनों डॉक्यूमेंट्स में से मैंने टाइटल निकालना है कि किसके पास बेटर टाइटल है ना, है ना। ओके सर, हाँ सर जो अभी एक आपने लास्ट रजिस्ट्रेशन कराई है वो D1 D2 वाले, जिसमें सब जुडिस मैटर है। अच्छा, तो एक मिनट उसमें एक मिनट। अच्छा, D1 D2 और सब जुडिस मैटर है, ठीक है। जी सर, जो आपने भी लास्ट पॉइंट बताया था, तो उसके अंदर मुझे बस ये पूछना है कि D1 या D2 में से कौन प्रिवेल करेगा। मेरे को मतलब उस टाइम वहाँ पे लैप्स हो गया था टाइमिंग का थोड़ा सा, इस वजह से मतलब एरर था। ये D1 प्रिवेल करेगा। हाँ बिल्कुल,
इसने भले But sir, ही ये D2 registered- सुन तो लो, Reg- ये भले ही सूट लेके आ गया हो, ये भले ही सूट लेके आ गया हो, जी मैं तो ये कह रहा हूँ डिक्री भी लेके आ गया हो, ले डिक्री भी लेके आ गया हो। अब डिक्री को जो एग्जीक्यूट कराओगे वो सेक्शन 47 ऑफ सीपीसी में एग्जीक्यूट कराओगे। सेक्शन 47 प्लीज एग्जामिन करेंगे सब लोग। सेक्शन 47 ऑफ सीपीसी क्या कहता है? एनी सेटिस्फैक्शन विद रिस्पेक्ट टू द डिक्री, विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी, सेटिस्फैक्शन, डिस्पोजिशन और एग्जीक्यूशन। कोई भी क्वेश्चन होगा विद रिस्पेक्ट टू एनी क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू disposition, satisfaction or execution of a decree, so it has to be resolved by the executing court. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है या किसने किसको क्या प्रॉपर्टी देनी है, पैसे देने हैं, उससे रिलेटेड है, या फिर एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है, तो उसके लिए सेपरेट सूट नहीं डाला जाएगा। उसके लिए जिस कोर्ट में जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है वही एग्जीक्यूटिंग कोर्ट इस चीज़ को रिजॉल्व करेगी। ठीक है, अब ये मैटर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में D1 और D2 वाला मैटर, D2 वाला जो मैटर है वो D2 वाला जो डिक्री होल्डर है, D2 वाला जो केस है उसमें जो डिक्री होल्डर है वो एग्जीक्यूट कराने पहुंचा कोर्ट में C1 के पास, C1 के पास वो एग्जीक्यूट कराने पहुंचता है। ठीक है, अब क्या होता है, इसी बीच D1 वाला जो डॉक्यूमेंट है वो परफेक्ट हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है बाय एग्जीक्यूशन। ठीक है, सो दिस कोर्ट, जो कोर्ट में D1 वाला जो एग्जीक्यूशन चल रहा है, जिस कोर्ट में D2 वाला जो एग्जीक्यूशन चल रहा है, तो वो क्या करेगी, सारे के सारे डॉक्यूमेंट वो कंसीडर करेगी यहाँ पे, और ऐसे में वो कंसीडर करेगी भाई मैं एग्जीक्यूशन करा ही नहीं सकता। क्यों मैं एग्जीक्यूशन इसलिए नहीं करा सकता? क्योंकि द पर्सन डज नॉट हैव अ गुड टाइटल, दिस डॉक्यूमेंट इज इफेक्टिव, इट इज अनदर डॉक्यूमेंट विच इज प्रिवेलिंग ओवर द अदर। और कुछ? ओके सर, थैंक यू। नहीं बस सर, इस वाले केस में तो सेक्शन 47 अप्लाई हो जाएगा क्योंकि वो रेट्रोस्पेक्टिवली एक्ट कर जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, और D1 की एग्जीक्यूशन डेट अर्लियर है ना, यही तो इसमें D2 वाला जो मैटर है, जब केस उसने इनिशिएट करा है ना, केस इनिशिएट 47 के बेसिस 48 के बेसिस पे करा है, मगर फाइनली जब D1 एग्जीक्यूट हो गया, जब D1 कंप्लीट हो गया, तो प्रॉपर्टी तो सेम ही है ना। अब ऐसा होगा, देखिए जब D2, ऐसा समझिए जब D2 है, D2 वाला जो डॉक्यूमेंट है वो फाइनली एग्जीक्यूट, उसकी डिक्री आ गई है, जो भी बेटा था, लेट्स से सन 2 जो था, सन 2 S2 बिकम्स अ डिक्री होल्डर। सो डिक्री आ गई, डिक्री से कुछ फायदा थोड़ा होगा, डिक्री से वो एग्जीक्यूशन कराएगा, एग्जीक्यूशन कराने वो कोर्ट में पहुंचा, क्योंकि जो डिक्री कोर्ट होती है जनरली वही एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होती है। सेक्शन 36 एंड सेक्शन 37 ऑफ सीपीसी ये कहता है। ठीक है, जनरली जो डिक्री कोर्ट होती है वही एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होती है। अब क्या हो रहा है, सन 2 पहुंचता है उसी कोर्ट में जिसने डिक्री पास की है, और वहाँ पे जाके वो कहता है भाई मेरी डिक्री आप एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, तो सेक्शन 47 अप्लाई होता है। सेक्शन 47 ऑफ सीपीसी क्या कहता है, 47 ऑफ सीपीसी की बात कर रहा हूँ। सेक्शन 47 ऑफ सीपीसी ये कहता है कि जो भी क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू एग्जीक्यूशन, डिस्पोजिशन और एनी सेटलमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डिक्री, सो इट हैज़ टू बी रिजॉल्व्ड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट एंड नॉट बाय द सेपरेट सूट। तो जिस कोर्ट में वो एग्जीक्यूटर सन 2 जो जिस कोर्ट में एग्जीक्यूशन कराने पहुंचा है, अब ये इन तीनों क्वेश्चन पे विचार करेगी। किस चीज़ पे? एक तो सेटलमेंट, किसका किससे सेटलमेंट होना है, कौन कौन पार्टीज इन्वॉल्व है वगैरह वगैरह। दूसरा, किस तरह से इस डिक्री को मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, सो अब एग्जीक्यूट करने के लिए वो देखेगा कि भाई एग्जीक्यूट करने के लिए लेट्स से ही अपॉइंट्स एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, लेट्स से पार्टीशन होना है, प्रॉपर्टी का पार्टीशन होना है। तो पार्टीशन के लिए क्या कहते हैं, पार्टीशन के लिए जो एमिकस या फिर कोई ऑफिशियल है, कोर्ट ऑफिशियल, वो साइट पे जाएगा। साइट पे जाने के बाद नक्शा नफीस को लेके जाएगा। नक्शा नफीस इज द पर्सन हु मेक्स द मैप। नक्शा नफीस को लेके जाएगा और वो देखेगा कि प्रॉपर्टी कैसी है, कैसे मैं प्रॉपर्टी को पार्टीशन वगैरह कर सकता हूँ। अब उसको पता चलता है कि एक और डॉक्यूमेंट है, दैट इज D1।
जो कि परफेक्ट हो चुका है, वो जो कि कंप्लीट हो चुका है, व्हेन द मैटर वाज सब जुडिस, व्हाइल द मैटर वाज सब जुडिस, तब ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वो D1 को कंसीडर करेगा और ऐसे में वो एग्जीक्यूशन करने से मना कर सकता है। बहुत सारे तरीके हैं, मतलब एग्जीक्यूशन कोर्ट मना भी ना करे, एग्जीक्यूशन कोर्ट भले ही टाइटल दिलवा दे, भले ही सन 2 को टाइटल दिलवा दे, मगर ऐसे में D1 कैन ऑलवेज चैलेंज द राइट्स विच हैज़ अक्रूड इन सन 2। उसके पास उसका जो डॉक्यूमेंट है उसके बेसिस पे वो कुछ भी कर सकता है। टाइटल भले ही सन 2 ले गया हो बाय द डिक्री, मगर डिक्री 1 के वो सॉरी डॉक्यूमेंट 1 के बेसिस पे सेपरेट सूट भी डल सकता है। सेपरेट सूट डलने के बाद उसको वो डिस्पोजेस करा सकता है, मतलब कोई भी अपने राइट को एक्सरसाइज करवा सकता है। एग्जीक्यूटिंग कोड में नॉट रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन एक्ट, लेकिन एग्जीक्यूटिंग कोड ऐसे डायरेक्ट तो नहीं जा सकता ना। एग्जीक्यूशन कोड डू नॉट गो बैक इनटू द डिक्री, डिक्री के पीछे नहीं। अगर इसमें हाँ, क्योंकि अगर वो D1 को बोल देगा यहाँ पे नहीं, वो तो डिक्री में तो D2 का डिक्री के बीच में, डिक्री के पीछे नहीं जा सकता। जो डिक्री सन 2 के पास आई है ना, सन 2 के पास जो डिक्री आई है, दैट एग्जीक्यूशन कोड कैन नॉट गो बैक इनटू दिस डिक्री, कैन नॉट चेक आउट द प्रोप्राइटी ऑफ दिस डिक्री, ठीक है। मगर वो प्रॉपर्टी वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकता। जब वो डिक्री एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकता तो यहाँ पे D1 का रोल अहम हो जाता है ना फिर। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे वो D2 को एग्जीक्यूट ना करे, मतलब जो D2 को डिक्री मिली है, D2 के बेसिस पे जो डिक्री मिली है उसको एग्जीक्यूट ना करे, दैट इज वन पावर व्हिच इज देयर विद द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। लेकिन वो D1 को कर दे, चाहे इवन इफ इट इज प्रॉपर, वो कर नहीं सकता ना D1 को। मगर वो है, देखिए ऐसा है ना, D2 है, D2 एग्जीक्यूटिंग कोड ये कह देगा, एग्जीक्यूटिंग कोड ये कह देगा कि D2 वाला जो केस है, यानी सन 2 की जो डिक्री है, तुम्हारी डिक्री में एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, बिकॉज योर डिक्री हैज़ एन इम्प्रोप्राइटी। ऑल्दो आई एम नॉट गोइंग इनटू द बैक, आई एम नॉट गोइंग बैक इनटू द डिक्री, मैं डिक्री के पीछे नहीं जा रहा हूँ कि हाउ यू ऑब्टेन द डिक्री, ठीक है। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास वो पावर्स नहीं है। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डू नॉट गो बैक इनटू द डिक्री। वो यहाँ पे मना कर रही है कि मैं तुम्हारी डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो D1 को इन्फोर्स करवा दे। हाँ, वही एग्जैक्टली हाँ, मैं पूछ रही हूँ। वो D1 वो तो D1 अपना सूट एक्सरसाइज करेगा। हाँ